राहुल सांकृत्यायन जी की पुस्तक दिमागी गुलामी में आज लेख में जिस व्यवस्था के बारे में, जिस प्रथा के बारे में हम पढ़ेंगे, उसके बारे में हमने कई सारे माध्यमों से ऑलरेडी देखा है, सुना है, पढ़ा है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इस व्यवस्था को लेकर कभी कोई अच्छी बात पढ़ने में या सुनने में नहीं आई। यहां तक कि फिल्मों तक में इसके रूप को बहुत विकृत तरीके से दिखाया गया है। जी, मैं बात कर रही हूं जमींदारी प्रथा या व्यवस्था की, जिसे सिर्फ ब्रिटिश हुकूमत ने अपने फायदे के लिए खड़ा किया था। उसी बाबत आज का ये लेख है। तो चलिए देखते हैं कि राहुल सांकृत्यायन जी 1944 के दशक में जो जमींदारी प्रथा थी, उसके अंदर जो खामियां थी, उन्हें खत्म करने की क्या क्या कोशिशें बताते हैं। चलिए मेरे साथ। आभासी दुनिया की मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूं। जय भीम, हुल जौहार। आज के लेख का विषय है जमींदारी नहीं चाहिए, और क्यों नहीं चाहिए और उसके बदले में क्या किया जा सकता है। इन सब चीजों के ऊपर राहुल सांकृत्यायन जी सविस्तार चर्चा कर रहे हैं। चलिए, शुक्रवार अगस्त 1931, ये वही साल है जिस साल भगत सिंह को फांसी दी गई थी। शुक्रवार अगस्त 1931 को बिहार के जमींदारों की जो सभा हुई थी, वे उनकी उपस्थिति और उत्साह की दृष्टि से अभूतपूर्व थी। इंडियन नेशन के अनुसार प्रांत की प्रत्येक कोने से सैकड़ों की संख्या में जमींदार आए थे और बहुत बड़ा हॉल और बाहर का ओसरा ठसाठस भरे हुए थे। तो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा डिसीजन सत्ता के हस्तांतरण से पहले सरकारें लेने वाली रही होंगी जमींदारी प्रथा को लेकर। इसी बाबत हो सकता है ये कॉन्फ्रेंस कभी हुई हो। बड़े बड़े उपाधिधारी राजा और महाराजों के साथ छोटे से छोटे जमींदार भी कंधे से कंधा भिड़ाकर जमींदारों की उन बहुसंख्यक समस्याओं को हल करने के लिए उत्सुक थे जो आज उस समूचे वर्ग के सामने उपस्थित हैं। उद्देश्य की महत्वपूर्ण एकता इससे दृष्टिगोचर हो रही थी, जिसने एक सामान्य भय की छाया के कारण समुदाय, जाति और संप्रदाय के सभी बंधनों को छिन्न भिन्न कर दिया था। अब ये किस तरह से हो रहा है, आगे उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब तक बिहार के जमींदार अपने अन्य प्रांत के भाइयों के समान अपने समय की सरकार की शक्ति की बहुत आशा रखते थे, क्योंकि कांग्रेस का आदर्श और उसका कार्यक्रम उनके लिए एक ऐसा स्वप्न था जो कभी पूरा होने वाला न था। इसलिए स्वयं जमींदारों में ही अपनी सभा के सदस्य बनने में भेदभाव था। छोटे जमींदारों को बड़े जमींदार अपने में गिनते ही न थे। तो वर्ग संघर्ष जो है, अमीरी गरीबी का जो है वो संघर्ष, वो हर समुदाय, हर जात में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये याद रखिएगा कि ये वर्ग संघर्ष है, ये जातीय संघर्ष नहीं है। और जब भी इनके वर्गों के ऊपर, इनके समुदायों के ऊपर कोई भी आपत्ति आने वाली होती है, तो ये लोग कंधे से कंधा भिड़ाकर खड़े हो जाते हैं। और अभी थोड़ी देर पहले लेख में भी इस बात का जिक्र किया है कि सभी छोटे बड़े जमींदार, राजा धीराज की उपाधि से सम्मानित जमींदार भी छोटे जमींदारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं कि जमींदारी व्यवस्था के खिलाफ कोई कदम ना उठाया जा सके। वे अपने वर्ग में भी समानता का स्वप्न नहीं देखते थे। अब उनके सभापति का यह कहना बहुत अनुचित मालूम होता है। इस शोचनीय अवस्था का एक सबल कारण यह है कि हम उस प्रजातंत्र के भाव को, जिसकी तरफ देश बढ़ रहा है, समझने में असमर्थ रहे हैं। मतलब अपना उल्लू सीधा करने के लिए अब वे इस तरह की बात कर रहे हैं कि अब तो प्रजा का राज आने वाला है और सरकार ना जाने जमींदारी ही ना छीन ले। भारतवर्ष में प्रजातंत्र के लिए वे उपयुक्त दिन नहीं थे। प्रजातंत्र का प्रचार करना निर्दोष काम नहीं समझा जाता था। उस समय जमींदारों ने अपने स्वार्थ साधन के लिए जो उचित समझा उसका उत्साह से संपादन किया। कि जमींदार अच्छी तरह जानते थे कि वह शोषण करता है और किन का शोषण कर रहे हैं ये भी वे अच्छी तरह जानते थे। लेकिन अब उन्हें नई चिंता सताने लगी कि सत्ता का हस्तांतरण हो जाएगा तो उनकी जमींदारी व्यवस्था न छिन जाए, क्योंकि इसको प्रबल रूप से लागू करने वाले, इस वर्ग को उठाने वाली ब्रिटिश हुकूमत देश छोड़ के जाने वाली है। और जो देश की के नेता हैं जो हस्तांतरण के बाद गद्दी संभालेंगे, वो उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे, ये बातें उन्हें शायद सता रही होंगी।
ये कहना बिल्कुल सच नहीं है कि बहुत कम वर्षों तक हम लोग राजनीतिक आंदोलनों के केवल मौन दर्शक मात्र थे, क्योंकि हम लोगों को गत सरकार की प्रतिज्ञाओं में आत्मरक्षा का विश्वास था। अतएव हमें प्रतिदिन अपनी पुरानी परंपरा और कानून के अनुसार कार्य करने में ही संतोष रहा। जमींदार केवल मौन दर्शक ही नहीं थे, वे राजनीतिक आंदोलन के समय सरकार के सक्रिय समर्थक भी थे। वे अमन सभाओं के संस्थापक एवं संचालक थे और जन एवं धन थे। स्वतंत्रता के आंदोलनों को कुचल डालने में पुलिस के सहायक थे। अब जब गोलियां चलती थी तब भी वे मरे और घायल मनुष्यों के बगल में नहीं दिखाई पड़ते थे, वरन इसके प्रतिकूल वे पुलिस का ही भोजन और पान से सत्कार करते हुए पाए जाते थे। निस्संदेह देशभक्ति किसी विशेष समुदाय या वर्ग की ही वस्तु नहीं है, किंतु जमींदार अपने स्वार्थ के कारण राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने से बिल्कुल ही पृथक रहते थे। तो यही बात हमने सत्याग्रह और हड़ताले में भी पढ़ा था। जब भगत सिंह बारदोली का जिक्र करते हैं, जो आंदोलन था बारदोली में, उसमें वे सरदार पटेल के ऊपर आक्षेप करते हैं कि किस तरह वो जलपान की व्यवस्था करवाते थे, शराब के ठेकों से सोडे की बोतल्स मंगवाया करते थे। तो ये सब बातें भी ध्यान में रखनी चाहिए आपको। मैं जानती हूं बहुत जल्दी आप लोग लेख भूल जाते हैं, इसलिए प्लेलिस्ट बना दी गई है जिससे आपको सहूलियत हो उन लेखों को ढूंढने में। हम यहां से सिर्फ पाठन कर सकते हैं, पठन करना आपका जिम्मा है। यद्यपि देश के असंख्य निवासियों के लिए स्वतंत्रता का आंदोलन अत्यंत आवश्यक था और जिसमें जमींदारों को पूर्ण रूप से भाग लेना चाहिए था, किंतु अब तो उनका भाग लेना एक आवश्यक काम हो गया है। अब उनके पास कोई चॉइस नहीं है। अब वे देशभक्ति के आंदोलनों में जबरदस्ती कूद पड़ रहे हैं अपने आप को देशभक्त का तमगा दिलवाने के लिए। जमींदारों की ओर से बहस करते हुए महाराजा धीराज कहते हैं, हमको विश्वास है कि हमारे प्रधानमंत्री इस बात को स्वीकार करेंगे कि जमींदारों ने भी देश की उन्नति में गत वर्षों में भाग लिया, क्योंकि हम लोग विदेशी नहीं हैं और हमारा सुख और दुख देश के सुख और दुख पर निर्भर करता है। जमींदारों ने भाग लिया है और किसमें? क्या देश की उन्नति में? सचमुच ही ये कहना बहुत साहस का काम है, विशेषकर उस समुदाय का जो सदैव विदेशी शासकों के साथ रहा और जिसके स्वार्थ के लिए उसका जन्म हुआ था। अंग्रेजी हुकूमत ने अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए जमींदारी प्रथा का चलन करवाया था। इस सब बातों का वो आगे उल्लेख कर रहे हैं और घोर व्यंग्यात्मक शैली में लिख रहे हैं इस वक्त। उन लोगों ने अगर कुछ किया था तो अपने स्वार्थमय उपभोगों में तल्लीन रहे और लोगों के कष्ट में वृद्धि की है। क्या जमींदारों ने बिहार की राष्ट्रीय कला में मदद पहुंचाई है? क्या उन्होंने राष्ट्रीय संस्कृति की अभिरुचि उत्पन्न की है? वे कहते हैं कि वे नृत्य और संगीत के बड़े संरक्षक रहे हैं, किंतु उनकी संरक्षता क्या कला की निमित्त थी? ऐसे लोगों से कला और साहित्य की उन्नति की आशा रखना बिल्कुल व्यर्थ है। दबे शब्दों में बहुत गूढ़ बात जो है राहुल सांकृत्यायन जी ने लिख दी है कि अपने आप को कला और संस्कृति का पोषक बता रहे हैं, संरक्षक बता रहे हैं, लेकिन क्या वाकई उनकी कला और संस्कृति संरक्षण के पॉइंट ऑफ व्यू से थी? गरीबों की बेटियों को उठवा लेना, उन्हें अपने सामने नचवाना, उनको बेआबरू करना, ये सब कुछ संरक्षणकर्ताओं का तो काम होता नहीं है। तो बहुत दबे शब्दों में गूढ़ बात राहुल सांकृत्यायन जी ने कही है, जिसे आपको समझना पड़ेगा, बिटवीन द लाइंस जिसे बोलते हैं। जमींदारी प्रथा को उठा देने में प्रतिकूल बहस करते हुए महाराजा धीराज ने कहा, मैं इस सिद्धांत को मानने के लिए तैयार नहीं कि जमींदारी प्रथा नाश कर देने से किसानों का हित होगा। जमींदारी प्रथा बहुत विचार के बाद आरंभ की गई थी और उसको उठा देने से प्रांत का सारा सामाजिक और आर्थिक संगठन कड़कड़ा कर चूर्ण हो जाएगा। इस प्रकार की चेष्टा में अव्यवस्था एवं अशांति फैलेगी और जमींदारों और किसानों की ही भयावह स्थिति हो जाएगी। निसंदेह जमींदारी प्रथा के नाश से किसानों की आर्थिक एवं मानसिक अवस्था सुधर जाएगी। जमींदारी तथा गरीब किसानों की हीनावस्था का प्रधान कारण है। गांव में गरीब लोगों के असंख्य दुख के कारण हैं। जमींदारों के सामने उनकी अवस्था गुलामों से बढ़कर नहीं है।
जमींदारों की आज्ञा पाते ही उनको बेगार करनी पड़ती है, और यहां तक कि उनका जीवन और प्रतिष्ठा भी प्रायः जमींदारों की विषय वासना और क्रोध से सुरक्षित नहीं है। तो यहां पर वो बात आ ही गई। जरा सा आप मना करेंगे, मार पिटाई की नौबत आएगी, चमड़ा आपका छील देंगे और आपकी बहू बेटियों के साथ क्या कुछ नहीं करेंगे। यदि जमींदारी प्रथा में कोई और बुराई ना होती तो भी लोगों में इतनी नीच मनोवृत्ति पैदा करना ही इसके नाश करने के लिए काफी कारण था। यह सबको अच्छी तरह मालूम है कि जमींदारी प्रथा ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी मालगुजारी वसूल करने के लिए कायम की थी, क्योंकि उन झंझटों के जमाने में किसानों से लगान वसूल करना कठिन था। जमींदारी प्रथा न तो किसानों की आर्थिक भलाई के लिए और न देश की भलाई के लिए कायम की गई थी। तो आज जिस तरीके से हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का सुनते हैं, इस बाबत भी 2 वीडियो बन चुके हैं अंबेडकर नामा पर। आप प्लेलिस्ट के जरिए खास मुलाकात वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर उन्हें सुन सकते हैं। तो आज की जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है उस तरीके से समझा जाना चाहिए कि उसमें किसानों का बिल्कुल भी भला नहीं है, सिर्फ पूंजीपति वर्ग जो है वो अपनी भलाई देख रहा है। तो मेरी नजर में तो वे भी जमींदारों से कोई कम नहीं है। इन जमींदारियों से यह बात सिद्ध हो चुकी है कि वे जमीन पर व्यर्थ का भार है, क्योंकि जमीन इतनी बड़ी जनसंख्या का पालन करने में असमर्थ है। पूंजीपतियों को तो अपने कल कारखानों के प्रबंध में कुछ काम भी करना पड़ता है, किंतु जमींदारों को तो अपनी आमदनी हासिल करने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता, सिवाय कुछ लठैत पालने के, जो उनके बिहाफ पर जाकर धमकाते हैं, डराते हैं और वसूलते हैं। इतनी आमदनी नियत है और सदैव उनकी इच्छा पर निर्भर है। इन बड़े जमींदारों के संबंध में पाश्चात्य शिक्षा हानि पहुंचाने वाली ही हुई है, क्योंकि पाश्चात्य जमींदारों में भी कुछ बुराइयां प्रचलित हैं, वे इनमें भी प्रवेश कर गई हैं। जमींदार आलसी और दूसरों के श्रम पर निर्भर करने वाले के सिवाय कुछ भी नहीं है। सच पूछिए तो जमींदारी प्रथा ना तो सामाजिक और ना आर्थिक दृष्टि से ही उचित ठहराई जा सकती है। जब जनता के सुख के सामने कोई विघ्न आता है तो उसका नाश करना आवश्यक है। अव्यवस्था और अशांति का भय भी उन कार्यकर्ताओं को जो अपने लक्ष्य पर पहुंचने का दृढ़ निश्चय कर चुके हैं भयभीत नहीं कर सकती। अव्यवस्था और अशांति की धमकी उस समाज की जिसकी संख्या अर्थात गणना बिल्कुल ही तुच्छ है, जैसे कि बिहार के जमींदारों की, और जिनके पास ना तो नैतिक और ना राजनीतिक शक्ति है, विचित्र है और उस वर्ग के लिए आत्मघातिनी है। तो जिनकी संख्या तुच्छ है और ना तो नैतिक और ना ही राजनीतिक बल है उनके पास, उनकी बात मानने का कोई प्रयोजन नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी जो ताकत है उसको नकारने की भी हिम्मत सरकारों में नहीं है। यह भी एक दूसरा पहलू है सच्चाई का। हम ये जानते हैं कि हमारे प्रांत में कुछ ऐसे जमींदार हैं जिन्होंने गत चुनाव के समय बहुत कुछ अशांति से काम लिया और अपनी जमींदारी रौब दाब अब भी जारी रखना चाहते हैं, लेकिन उनको समझ लेना चाहिए कि ऐसा करना उनकी मृत्यु का कारण होगा। उनको ये जान लेना चाहिए कि केवल प्रार्थना और विनम्रता से ही उन्होंने कुछ सांस लेने की जगह मिल सकती है। क्या उन लोगों ने अभी तक ये नहीं समझा कि उस वर्ग का समर्थन उन्होंने खो दिया है जो आज तक उनका समर्थन करता आया है? चाहे वे मजबूरी वश हो, लेकिन किसानों को, वो सरकारों को उनका समर्थन करना पड़ता था। इसमें शक नहीं है कि उनके पास रुपए की शक्ति है, किंतु यदि वे इसे देश की उमंगों को कुचलने में खर्च करेंगे तो यह भी उनके पास नहीं रहने पाएगी। उनके सभापति ने कहा, हम लोग आसानी से अपनी न्यायपूर्ण अधिकारों को किसी वर्ग की चाह की प्रतिष्ठा करने के लिए नहीं छोड़ सकते, चाहे वे वर्ग कितना ही बहुसंख्यक और चिल्लाने वाला क्यों ना हो। तो मतलब अपनी स्थिति एकदम स्पष्ट कर रहे हैं कि आम जन बेशक कितनी भी ज्यादा संख्या में हो, लेकिन जमींदारी और पदवीधारी जो लोग होते हैं वो अलग किस्म के लोग होते हैं, उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। और मणिकर्णिका में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार जो इन लोगों को कुछ गुजारा भत्ती दिया जाता था वो इंदिरा जी ने फोर्सफुली बंद करवा दिया था। तो मुझे उम्मीद है कि मणिकर्णिका कम से कम अभी आप लोग नहीं भूले होंगे, और ना ही मुर्दैया। इतने सारे एपिसोड्स उसके बने थे और इतनी तरीके से लिखी गई सरल भाषा में थी कि उसका भूलना नामुमकिन सा है। यह जमींदारों की एक दूसरी विनम्र पर जोरदार धमकी है। कृपया वे ये तो बतलाएं कि उनके न्यायपूर्ण अधिकार कौन से हैं,
उन्होंने अपने मालिकों के लिए उपयोगिता का जीवन बिताया है। अब मालिकों में परिवर्तन हो गया, अब वे फिर अपने अस्तित्व को न्यायपूर्ण सिद्ध करें। इस वर्ग के जितने पुरुष या स्त्री हैं, उनका अस्तित्व केवल समाज की दया ही पर निर्भर है। ये राहुल सांकृत्यायन जी की समझ रही होगी, लेकिन मणिकर्णिका में वो जो शेरपुर वाली घटना का जिक्र तुलसी राम जी ने किया, जहां पर वे खुद गए थे पर्सनली, मतलब पर्सनल तौर पर लोगों की हालत को देखने, तो वहां पर जमींदारी प्रथा के चलते जिस तरह का जुल्म जमींदारों द्वारा शेरपुर के दलित बस्ती पर हुआ था, वे भी हमने पढ़ा है। और ये आजादी से कई साल आगे की घटना थी। तो जमींदारी प्रथा अभी तक बदस्तूर जारी है। देर करने की चालें व्यर्थ हैं, एक छोटा सब टॉपिक है। देर करने की चालें न चलेंगी। अपर चैम्बर में उन्हें बहुत आशा न रखनी चाहिए। सबसे पहले तो अपर चैम्बर को सरकार के किसी प्रस्ताव को अनिश्चित काल तक स्थगित करने का अधिकार नहीं है। उनको निर्दिष्ट समय के भीतर किसी बात का निपटारा कर देना होगा, नहीं तो शीघ्र ही दोनों काउंसिलों की सम्मिलित बैठक होगी। अगर यह भी मान ले कि अपर चैम्बर की चालें सफल हो जाएं, तो भी सरकार इसको चुपचाप बर्दाश्त न कर लेगी। ये दूसरा चुनाव करवा सकती है जिसमें जमींदारों की बुरी गति होगी। तो ये मुझे थोड़ा सा अकाल्पनिक स्थिति लग रही है। मुझे लग रहा है कि शायद राहुल सांकृत्यायन जी एक्चुअल स्थिति को समझने में चूक कर रहे हैं, क्योंकि जमींदारी व्यवस्था खत्म कहां हुई है, उसके तौर तरीके जरूर बदल गए हैं। दूसरी बात ये याद रखने की है कि कांग्रेस छोटे जमींदारों के साथ बड़ों से बिल्कुल भिन्न व्यवहार करना चाहती है। छोटे जमींदार जिनकी आमदनी 10,000 से कम है, वर्तमान सरकार के हाथों से बड़े जमींदार की अपेक्षा बहुत अच्छे व्यवहार की आशा रख सकते हैं। उन्हें कृषि टैक्स का भय ना होना चाहिए। दूसरी तरफ उनको रैयतों का ख्याल रखना चाहिए और सरकार को किसानों की दशा सुधारने वाले कानूनों से सहायता पहुंचानी चाहिए। कला कौशल संबंधी जो नई योजनाएं तैयार हो गई हैं, उनमें उन्हें भविष्य के लिए बहुत कुछ सुअवसर प्रदान किया जाएगा। जब समाज की संपत्ति तथा राष्ट्रीय या सामाजिक रूप देने का भी मौका आएगा, तो ये विचार किया जाएगा कि उनके द्वारा छोटे जमींदारों को विशेष कष्ट न पहुंचे। किंतु यदि ये बड़े जमींदारों के द्वारा बहकाए जाएंगे, जो कि अब तक उनको अपने बराबर नहीं मानते थे, तो इसका आवश्यक परिणाम उन्हें भोगना होगा। तो इसकी इंटरप्रिटेशन भी कई तरीके से की जा सकती है। क्या राहुल सांकृत्यायन जी ये कहना चाह रहे हैं कि रियायत मिलनी चाहिए जमींदारी प्रथा में, या जमींदारों को रियायत क्यों मिलनी चाहिए, जबकि बड़े जमींदार जो हैं छोटे जमींदारों से बेशक भेदभाव बरतते हैं, लेकिन फिर भी जो कार्यशैली है, चाहे वे छोटे जमींदार हों चाहे बड़े जमींदार हों, उनकी कार्यशैली में कोई भिन्नता नहीं है। तो रियायत किस चीज की? जब व्यवस्था खत्म ही करने की बात की जा रही है, तो फिर रियायत की बात यहां पर क्यों हो रही है? राहुल सांकृत्यायन जी कभी कभी मुझे अपने ही लेख में विरोधाभास देते हुए प्रतीत होते हैं। ऐसा लगता है कि अच्छी तरह चीजों को समझने के बावजूद वो क्लैरिटी से शायद उसको नहीं परख पा रहे हैं। ऐसा मेरा मानना है, मेरी इंटरप्रिटेशन है, आपकी इससे भिन्न भी हो सकती है। कांग्रेस मंत्रिमंडल जनता के हित के लिए जो कुछ कानून बनाएगा, उसी के समर्थन में जमींदारों को यह आशा नहीं रखनी चाहिए कि वे कांग्रेस में किसी तरह का भेद डाल सकेंगे। बल का प्रयोग उनके वर्ग की हत्या करने वाला होगा। ऊपर की काउंसिल में चालें चलकर वे कुछ देर करा सकते हैं, लेकिन अंत में जो बातें मैंने कही हैं उसमें कोई भेद नहीं पड़ेगा। यद्यपि यह आशा करना बिल्कुल फजूल है कि अदृष्ट रूप से ब्रिटेन की सरकार या साम्राज्यवादी उनकी सहायता करेंगे, तथापि शायद उनके हृदयों में ऐसी आशा हो। वे शायद ये सोच सकते हो कि इस विधान को उठाकर या कांग्रेस मंत्रिमंडल को तोड़कर वे अपने मतलब को साध सकेंगे, लेकिन ये बिल्कुल व्यर्थ है। सरकार को कांग्रेस के साथ सुलह करनी ही पड़ेगी। एक या दो बार कांग्रेस मंत्रिमंडल को तोड़ने में जमींदारों का उद्देश्य सिद्ध ना होगा। मिस्र का वफ्द मंत्रिमंडल 2 बार तोड़ा गया, किंतु अंत में ब्रिटिश सरकार को स्थायी शांति के लिए प्रार्थना करनी ही पड़ी। और पीछे हम लोग वफ्द नेताओं और मिस्र के प्रधानमंत्री का ब्रिटेन के बड़े से बड़े पुरुषों द्वारा स्वागत होते पाते हैं।
स्वयं ब्रिटेन ने ही मिस्र का नाम राष्ट्र संघ में सदस्य बनाने के लिए उपस्थित किया और इस समय मिस्र राष्ट्र संघ में इंग्लैंड और दूसरे राष्ट्र संघ के सदस्यों के साथ बराबरी की हैसियत रखने वाला सदस्य है। तो ये भी एक ग्रैबर या लॉलीपॉप की तरह समझना चाहिए। मिस्र का भाग्य पहले ही विद्रोही वफ्द के हाथ में है। ब्रिटेन की दूरदर्शिता से सब परिचित हैं और ये सभी को मालूम है कि अभी या कुछ देर से ब्रिटेन कांग्रेस के साथ अवश्य सुलह करेगा। कि मतलब कांग्रेस में जितने भी लोग हैं वे अपना फायदा देखते हुए कुछ ना कुछ सुलह का रास्ता जरूर निकाल लेंगे। इसकी एक इंटरप्रिटेशन ये भी हो सकती है और मेरी जो है वो यही इंटरप्रिटेशन है। आपकी क्या है ये मैं नहीं जानती। सबसे अच्छा जमींदारों के लिए रास्ता यह है कि कुछ ले देकर वे अपने हक को छोड़ दें। उस द्रव्य के साथ वे नए जीवन का आरंभ कर सकते हैं और देश में औद्योगिक योजना में अपने रुपए लगा सकते हैं। स्वार्थ रक्षा के लिए ब्रिटेन के जमींदारों का उदाहरण देना व्यर्थ है। ब्रिटेन के अधिकांश लोग औद्योगिक क्षेत्रों में लगे हैं। कम से कम आधे किसान भी यदि औद्योगिक क्षेत्रों में रखे जा सके तो हमारे जमींदार ब्रिटेन के जमींदार का उदाहरण दे सकते हैं। तो काफी विरोधाभास लगता है। पहले एक ही लाइन पहले कुछ और कह रहे हैं, एक लाइन बाद कुछ और कह रहे हैं। और जो किसान हैं वो क्यों मजदूर बन के काम करें? क्यों नहीं वो अपनी खेती बाड़ी में ही उन्हें सुलभ सुविधाएं दी जाती जिससे कि खेती बाड़ी के रोजगार को दोबारा वे अपना कर उसमें उन्नति कर सकें। ऐसी बात राहुल जी ने क्यों नहीं लिखी? देश में औद्योगिक योजना के लिए जमींदार प्रथा का नाश होना एक बड़ा भारी आशीर्वाद होगा, क्योंकि इस अनुत्पादन के व्यवसाय में कोई रुपया न लगाएगा और जो रुपए मिलेंगे वे नए और औद्योगिक व्यवसायों में लगाए जाएंगे तथा हजारों आलसी दिमाग हाथ अपनी शक्ति राष्ट्रीय उद्योग धंधों की उन्नति करने में लगाने के लिए बाध्य होंगे। तो लास्ट तक आते आते काफी कंफ्यूजन दिखती है और पिछले लेख में भी ये हमने देखा था कि जमींदारी प्रथा को वे काफी बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं, जो कि मुझे थोड़ा सा नव निर्माण वाला जो था 5वां लेख थोड़ा अटपटा लगा। और इसमें भी वे जमींदारी प्रथा का समर्थन से करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उसे खत्म न किया जाए, कुछ ना कुछ दे दबा के रफा दफा करने की बात हो रही है, या छोटे जमींदारों को रहने दिया जाए। क्यों रहने दिया जाए इस बात का कोई वो स्पष्टीकरण इसमें नहीं दे रहे हैं। हालांकि कुछ कुछ बातें लिखी हैं उन्होंने कि औद्योगिक क्रांति के तहत या औद्योगिकीकरण में राष्ट्र के निर्माण में पैसा लगाया जा सकता है, लेकिन वो तो ऑलरेडी पूंजीपति कर ही रहे हैं। और किसानों को क्यों मजदूर बनना है जबकि मजदूर ऑलरेडी बहुत ज्यादा है देश में। तो काफी सारी चीजें हैं जो विरोधाभास मुझे लगती हैं और मैं खुद भी पढ़कर एक कंफ्यूजन सा क्रिएट हो जाता है राहुल सांकृत्यायन जी की राइटिंग्स को लेकर के आखिर वे कहना क्या चाह रहे हैं, मैं स्पष्ट तौर पर समझ नहीं पाती। यदि आप समझ पा रहे हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इसी के साथ ये लेख समाप्त होता है। हमें बहुजन, विजडम और अंबेडकर नामा ग्लोबल पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।